दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट के टॉप 50 क्वेश्चंस। यह केवल क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि सुपर फास्ट में आपको एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित आपको निचोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से वॉच करेंगे क्योंकि हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी का मुझे इस बार फाइनली सिलेक्शन चाहिए। तो बिना किसी रुकावट के हम पूरी तरीके से यहाँ पर व्याख्या करेंगे और आप पूरा वीडियो वॉच कर जाएंगे, एग्जाम को धुआं धुआं कर जाएंगे। ठीक है ना। तो नमस्कार, पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है सर ग्लोबल वार्मिंग में CO2, CH4, CFC और N2O का सापेक्षिक भूमिका है। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो ग्लोबल वार्मिंग क्या है सर। हम कहते हैं सर ग्रीन इफेक्ट की बात करते हैं, भूमंडलीय तापन की बात करते हैं। सिंपल सा फैक्ट यह है कि सर सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी को गर्म कर देती हैं। सिंपल सा फैक्ट है। लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से 3 बनेंगे, तीनों क्वेश्चंस बड़े ध्यान से नोट करना है। और इसमें पहला क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं यही वाला, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब क्या मतलब है इसका, बच्चे नहीं सर मतलब बता दो। सर यार ग्लोबल वार्मिंग की बात करें ना तो CO2 का सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है 60%। CH4 का मतलब होता है मेथेन। ठीक है, CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और N2O का मतलब होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो है आपका परसेंटेज है। इसमें से एक क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, तो वो दोस्तों गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा क्योंकि इसका परसेंटेज 60%। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। भूमंडलीय तापमान, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस तरीके से बहुत चीजों से जानते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा 60, 20, 14 और 6। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सारा फैक्ट आपको समझाएंगे, बस अधूरा ज्ञान नहीं लेना है। आपको इस तरीके से वीडियो को वॉच करना है जिससे एग्जाम में कोई टेंशन ना हो। क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी का 71% हिस्सा ढका हुआ है। मैं आपसे कहता हूं पृथ्वी 100% में मानते हैं, लेकिन आपको पता है कि बच्चा बच्चा जानता होगा कि 71% पृथ्वी जो है पानी से ढकी हुई है। और पानी के अलावा अगर मैं आपसे कह दूं कि बची हुई 29% जो पृथ्वी है वो किससे ढकी हुई है, वो स्थल से। तो अगर आपसे कहे कि भाई स्थल का, तो आपको 29 लगाना है, और 71 पूछा है तो भाई जल लगा देना है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। अगर हम बात करें पृथ्वी पर पानी पीने योग्य कितना जल है, 1% है, ये भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। जल के लिए बात करें तो 22 मार्च को एक क्वेश्चन और याद रखना है, 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। सारे फैक्ट क्लियर करता चलूंगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा मुझे पता है आप सर को सभी को बहुत ज्यादा काम होते हैं घर में, उसके बावजूद भी आप जितने भी भाई बहन है काम करके वीडियो को देखते हैं, वॉच करते हैं, बहुत सैल्यूट है आप सभी को। क्योंकि यार ना सब कुछ जरूरी है लाइफ में, तो सारी चीजें हैं, एक बार सिलेक्शन ले लो, थोड़ा सा मेहनती लगेगा, कम सो लोगे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसे गैसीय प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, अरेस्टर, भस्मीकरण, अवशोषण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ना, वो बच्चे ऑप्शन नंबर 3 जो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं राइट हो जाएंगे। देखो अवशोषण राइट हो जाएगा, बच्चे क्या करते हैं ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाता है, भस्मीकरण लगा देते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आया हुआ है और राइट आंसर आपको लगाना है अवशोषण के साथ चला जाएगा। अच्छा प्रदूषक की बात हुई है तो यार प्रदूषक एक इंपॉर्टेंट है कि जो CO है ना, इसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना बहुत ही ज्यादा आपका वायु को प्रदूषित करता है। और ये निकलता कहां से है, ये निकलता है आपके वाहनों से निकलता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को, अक्टूबर में जो सप्ताह होता है 1 अक्टूबर को, या 1 जुलाई को, बताएंगे फटाफट। यहाँ पर 1 अक्टूबर लिखा है। ठीक है, तो देखिए इसका फैक्ट आपको बताते हैं। वन महोत्सव जैसे ही आपसे पूछे तो आपको लगा देना है 1 से 7 जुलाई का जो भी आपका ऑप्शन हो क्वेश्चंस में वो लगा देना है। हो सकता है 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। इसका रीजन क्या है, वन महोत्सव जो मनाया जाता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। तो 1 से 7 आपको याद रख लेना है, जुलाई नहीं भूलना है। ठीक है, वन महोत्सव की बात हुई है तो वन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा मिजोरम में है, परसेंटेज के हिसाब से, और सबसे ज्यादा घने के हिसाब से कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। 3 क्वेश्चन ये हो गए। वन होने कितने चाहिए, 33% होने चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग यानी BOD। BOD का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। BOD क्या इंगित करता है, माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर, माइक्रोबियल प्रदूषण का निम्न स्तर, माइक्रोबियल प्रदूषण का अभाव, या फिर पूरी तरीके से शुद्ध पानी। भैया मेरे अगर BOD का आप फर्क समझ गए ना, मतलब समझ गए ना, तो चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी एग्जाम के लिए। BOD का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक वर्ड यूज हुआ है ऑक्सीजन, क्या सर, एक वर्ड हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब होता है दोस्तों कि जब भी हम पानी का चेकअप करते हैं, ठीक है, नदी में पानी को हम इस तरीके से चेक करते हैं जिसमें उससे पता चलता है कि इसमें ऑक्सीजन की घुली मात्रा कितनी है। ठीक है, तो याद रखना है कि भाई BOD इसीलिए चेक किया जाता है कि जिससे पानी में प्रदूषण को मापा जा सके। तो क्वेश्चन में कंफर्म हो गए। तो यार मुझे ये बताओ क्या नहीं हो सकता है, शुद्ध तो हो नहीं सकता, अभाव हो नहीं सकता, बचा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो मुझे ये बताना जो उच्च स्तर वाले बच्चे ना वो बिल्कुल सही हैं। भाई हम तो यही मापेंगे कि प्रदूषण का पानी में स्तर ऊंचा कितना है, उच्च स्तर ही तो ना मापेंगे, निम्न स्तर होगा तो मापेंगे क्यों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। एक और याद रखना है, TDS का फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड। क्लियर, ये भी याद रखना, ये भी पानी को यहाँ पर बताता है कि कितना पॉल्यूशन है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6।
ओजोन परत के क्षरण से होने वाली समस्या क्या है? तापमान में बढ़ोतरी, ऑक्सीजन की वातावरण में कमी, पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी तक पहुंचना या फिर वनस्पति में कमी। अगर हम आपसे बात करें ओजोन परत के क्षरण से होने वाली, मैं कहता हूं ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, रटा दिया है आपको, लेकिन फिर भी तो राइट आंसर भैया पराबैंगनी वाले जितने भी बच्चे हैं आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। भाई पराबैंगनी को हम कहते हैं सर यूवी रेज। यूवी रेज में आपको जानते हो सर, यूवी रेज में अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं वो सी सबसे ज्यादा हानिकारक होती हैं। ये क्या करती हैं? ये जीवों की रक्षा करती हैं, ठीक है। तो भैया राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 यानी ओजोन परत जो है रक्षा करती है किससे? अल्ट्रावायलेट किरणों से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। किसी भू क्षेत्र में कितने प्रतिशत वनों पर वन होना चाहिए? जितने भी भाई बहन, जितने भी गृहणियां, सब कोई हमारा ऐसा सदस्य आया है पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब इस बेस पर कर लें कि हमारा सिलेक्शन चाहिए। बाद में आप अनसब्सक्राइब करते हैं, ये कोई नहीं कहता होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ साहब, बस परिवार का हिस्सा बन जाओ। कुछ दिन हम कर लेंगे मेहनत, थोड़ी आप करेंगे, थोड़ी आप कर लेंगे, थोड़ी हम कर लेंगे, तो सिलेक्शन आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी भू क्षेत्र में कितने प्रतिशत वनों का होना आवश्यक है? तो दोस्तों 33% होना आवश्यक है। हमने आपसे कहा था कि जब भी 33 दिया हो या 33.33 दिया हो तो मार देना। है कितने अभी सर? 24.93% है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम कहते हैं CO2, इसको कहते हैं सर CO कहते हैं, इसको कहते हैं सर CFC कहते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कहलाती है। आपको मैंने बताया कि CO2 का जो परसेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। CO2 का बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर 1 के साथ। पूछे अगर परसेंटेज कितना होता है सर? 60% उत्तरदायी होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में 60% हिस्सेदारी कार्बन डाइऑक्साइड अकेले निभाता है, जो बड़ा ही खतरनाक है। राइट आंसर क्या जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगर यहीं पर क्वेश्चन होता कि विषैली गैस कौन सी है तो तुरंत आप लगा देते ऑप्शन नंबर 2। तो दोनों में फर्क समझ गए। राइट आंसर क्या जाएगा सर? 1 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, जैव विविधता हॉट स्पॉट को किस आधार पर विश्लेषित किया जाता है? जैव विविधता हॉट स्पॉट को किस आधार पर विश्लेषित किया जाता है? स्थानिक फूल पौधों और खतरों के आधार पर, स्थानिक फूल पादपों के आधार पर, फूल वाले पौधों की प्रजाति के आधार पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। जैव विविधता की बात अगर आए तो आपको जैव विविधता दिवस 22 मई को लगाना है। जैव विविधता को इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे ज्यादा 0 डिग्री पर पाई जाती है, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। जैव विविधता अगर पूछे क्वेश्चन नंबर 3 कहां पर भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है केरल में पाई जाती है, शांति घाटी में। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की, जो क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट को किस आधार पर, जो ऑप्शन नंबर 1 बच्चे मार रहे हैं वो बिल्कुल सही है। स्थानिक फूल पौधों के खतरों के आधार पर हम जैव हॉट स्पॉट को संज्ञा देते हैं। राइट आंसर 1 के साथ चला जाएगा। विश्व का अच्छा फूल की बात हुई तो ये बताओ मुझे कि विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फूल दोस्तों है रफलेसिया है। क्या है सर? रफलेसिया है। ये भी याद रखिएगा, रफलेसिया सबसे बड़ा फूल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ये रहा। जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है सर, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार योजना, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार या फिर पीतांबर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। देखो वन्य जीव से संरक्षण इंपॉर्टेंट है, तो मेरे भाई राइट आंसर जाएगा अमृता देवी पुरस्कार, बिश्नोई पुरस्कार। राज्य सरकारें इसके लिए हर बार अपने अपने कैंडिडेट का नाम भेजती हैं जो अपने राज्यों में, जिले में, कहीं भी स्थान पर पर्यावरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आंसर क्या जाएगा सर? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर C के साथ जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर रहा। हमने आपसे कहा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होती है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देता हूं कि विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? अब तो ऑप्शंस भी है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन सी है सर? CO2 है। लेकिन अगर मैं यहां पर थोड़ा सा वर्ड स्थायी कर देता हूं, इसका मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस स्थायी, जो आपके एनवायरनमेंट की बात करता है, स्थायी रूप से, तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कभी भी जलवाष्प दिया हो तो कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लगाएंगे। जब साथ में जलवाष्प दिया हो तो हमेशा याद रखना है जलवाष्प इज राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई जलवाष्प सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसेज है। यह साफ आसमान में 36 से 66 और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। यहाँ पर 36% से 66%, और अगर साफ आसमान है तो इतना, और अगर बादल वाले आसमान है तो 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड बताया था अभी, तो आपको क्वेश्चंस में ये लिखा हो कि सबसे ज्यादा स्थायी गैस जलवाष्प आपको मारनी है, परसेंट भी आपको मैंने नीचे बताया है। और सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन सी है? तो जलवाष्प नहीं है, तो आपको 60% के हिसाब से मार देनी है कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज्यादा खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? याद रखिएगा, दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12,
कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल कब आया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर ऑप्शंस दिए हैं, नाभिकीय कचरा, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, संशोधित जीव जो होते हैं जीवित जीव जिसको हम एलएमओ कहते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सर एलएमओ के साथ। आप कहेंगे सर एलएमओ है क्या? एलएमओ का मतलब होता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी संशोधित जीवित जीव होते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो कब आया था सर? कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 में हस्ताक्षरित हुआ और 2003 में लागू हुआ। तो क्वेश्चन में केवल लागू हुआ वाला पूछा जाएगा। एलएमओ संशोधित जीव जो जीवित जीव हैं यानी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यह जो है प्रोसीड हुआ था आपका 2003 में लागू हो गया था। सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 13। दो ऑप्शंस लिए हैं, 2-3 ऑप्शंस लेंगे, 2-4 क्वेश्चन में देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहां पर स्थित है? बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप सभी को सैल्यूट है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कठिन लगेंगे, गलत होंगे तो होने दीजिएगा, मजा आएगा ना, चीजें बिल्कुल आसान लगेंगी एग्जाम में, कुछ सीखोगे ना। सरल करते ही जाओगे तो सरल में कब तक यार जीवित रहोगे यार, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा करो ना। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहां पर स्थित है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक होता है आयुसीएन होता है, आयुसीएन का मुख्यालय कहां पर है? वो है सर ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड के, और आयुसीएन करता है रेड डाटा बुक को जारी करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस 25 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, बताएंगे फटाफट। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर जाएगा भैया मेरे ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। 21 मार्च को हम मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस, और इसके एक दिन बाद मनाते हैं 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस, ठीक है, ये भी याद रखना है, 21 और 22 को याद रखना है, अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? हमारे पास ऑप्शंस हैं गैलीलियो, जेएल वेयर्ड, कोपरनिकस और केपलर। अब देखो यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होंगे, ऑप्शन नंबर सी में या तो डी में, हम लगाएं तो लगाएं क्या? अब 2 ऑप्शंस परेशान है तो 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं यहाँ से। क्या बन जाते हैं? क्योंकि आपने अपने दिमाग में पढ़ के तो रखा है, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है कोपरनिकस और केपलर में, और वो मिक्सअप हो गया। तो मैं बताता हूँ, जब भी आपसे कहे कि सौर प्रणाली की खोज किसने करी तो आप मारना कोपरनिकस, भाई खोज किसने करी तो आप मारना कोपरनिकस। जब आपसे पूछे कि भैया ग्रहों संबंधी नियम किसने दिए, ग्रहों से संबंधी नियम किसने दिए, तो भैया आपको मारना है केपलर। याद रखना, दोनों में आपको यही पढ़ा था, लेकिन वो मिक्सअप हो गया आपके दिमाग में। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। जैसे ही ग्रह पूछता तो भैया केपलर मार देते, समझ गए, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह ग्रहों के बीच में, उपग्रहों के बीच में मंडराते रहते हैं, कहते हैं धूमकेतु। जहां पर हम कहते हैं सर धूमकेतु की बात करते हैं, वहां पर उसी का पार्ट है। ग्रह हम कहते हैं सर सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसको हम कहते हैं सर ग्रह कहते हैं, और ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको हम कहते हैं सैटेलाइट यानी उपग्रह कहते हैं। तो भाई निहारिका जो वर्ड देख रहे हैं ना आप, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है, ये अलग होता है। धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, सैटेलाइट, ये सब क्या है ना, ये सर आपके हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे, और निहारिका आपका भाग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपको करना है धुआं धुआं, देखते हैं कितने बच्चे करेंगे। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? अब देखो मैं आपको 2 क्वेश्चन बताता हूँ। सूर्य प्रकाश जो है, हाँ जी, एक क्वेश्चन और बनता है, चंद्रमा का प्रकाश धरती पर पहुंचने में समय। पहला क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में अगर हम आपसे बात करें तो आप कहोगे सर 8.3, 8 मिनट 22 सेकंड। 8 मिनट 22 सेकंड अगर दिया हो तो मार दीजिएगा। और अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया कि दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कि चंद्रमा कितना लेता है, तो आप कहोगे सर 1 मिनट 3 सेकंड लेता है। 1 मिनट 3 सेकंड लेता है चंद्रमा, मून लेता है, और एक लेता है सूर्य जो है 8 मिनट 22 सेकंड लेता है। तो फिलहाल सूर्य पूछा था तो 8 मिनट 3 सेकंड के हिसाब से चला जाएगा। 22 सेकंड तो ऑप्शन में है नहीं, तो मैंने ए मार दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ए के साथ चला जाएगा, दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दूध से क्रीम पृथक की जाती है। दूध से क्रीम पृथक की जाती है छानने से, आसवन से, अपकेंद्रण से, या प्रभाजी आसवन से। दिमाग में रखिएगा क्या बात हो सकती है, बहुत बढ़िया क्या बात है। मैं आपसे कहूंगा यहां से 18वें क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो बन जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण से, ठीक है। दूध से जो हम क्रीम निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, वो हो जाएगा अपकेंद्रण। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि दूध से दही जमता है, वो कारण क्या होता है? वो कारण होता है सर बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया होता है सर? लैक्टोबैसिलस होता है, ये भी याद रखना। दूध से जब दही जमता है वो कौन सी परिवर्तन क्रिया होती है, भौतिक या रासायनिक? तो रासायनिक होती है, कल बताया था मैंने, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। दूध के मापक यंत्र को हम यानी क्या कहते हैं सर? लैक्टोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, जवाब दीजिएगा। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग करते हैं। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग करते हैं, जल्दी से बताएंगे साहब। ऊर्ध्वपातन से, छानने से, आसवन से, निथारने से। नमक और अमोनियम क्लोराइड की बात कर रहा है।
नमक और अमोनियम क्लोराइड की बात कर रहा है। ये आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन से। 3 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप कहोगे सर ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन दोस्तों वो होता है जैसे हम कपूर वाला पार्ट लेते हैं ना, वही वाला पार्ट है। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित किया जाता है। यानी सॉलिड से सीधे क्या करा जाता है सर? गैस में परिवर्तित किया जाता है। इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। एक और लेते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन, कहता है कपूर की बात करें, नेफ्थालीन और एंथासीन ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनका हो सकता है आसवन हो सकता है, ऊर्ध्वपातन हो सकता है, छनन हो सकता है, पृथक्करण हो सकता है। तो भाई जब भी कपूर की बात है ना तो वो आपको ऊर्ध्वपातन ही लगा देना है। मैंने आपसे कहा ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनको ठोस से सॉलिड से सीधे गैस में चेंजमेंट कर दिया जाए, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाती है। याद रखेंगे, अच्छी तरीके से इस चीज को याद रखेंगे। कपूर का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाना ऊर्ध्वपातन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। यहाँ पर सूर्य लिखा है, गलती से यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? अब भैया सूर्य है ये, सूर्य में 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपसे ये कहेगा कि भाई ये बता दो कि सूर्य में कौन कौन सी गैसेज हैं? आपका हाइड्रोजन है और हीलियम है। हमने आपको अभी तक यही बताया था कि भाई 74 होता है और 24 होता है, बाकी अन्य गैसेज होती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं हाइड्रोजन का 74 तो है नहीं इसमें, तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि जब 74 ना हो तो ना तो 75 मारेंगे, उससे कम वाला मारेंगे, 71 मारेंगे। याद रखिएगा 71% आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और उसका आंसर भी माना गया है। साथ ही साथ अगर हम आपसे बात करें कि भाई सूर्य का जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें जो आपका जो लास्ट जो छल्ला है ये चमकता रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डायमंड रिंग घटना कहते हैं। और इसमें दोस्तों क्या होता है? इसको हम कोरोना या क्रीट भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, है ना? तो याद रखना है। ऑप्शन नंबर फिलहाल फर्स्ट के साथ चला जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तो अगर सर हम बात करें ना कौन एक तारा है, चंद्रमा की बात करेंगे, शुक्र की बात करेंगे, पृथ्वी की बात करेंगे, तो ये सर ये ग्रह की बात हो जाती है। ये ग्रह की बात हो जाती है। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है? तो यार उपग्रह ये हो जाएगा। सूर्य जो है ना ये आपका क्या हो जाएगा सर? तारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? डी के साथ चला जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है सर? वो है आपका चंद्रमा। चंद्रमा को हम कहते हैं सर जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जीवाश्म ग्रह कहते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। इसके अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं और पृथ्वी की बहन को कहा जाता है शुक्र कहा जाता है। फिलहाल सब सारी बातें क्लियर हो गई। अब ऑप्शन नंबर डी के साथ बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। ये रहा 24। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? मैंने आपसे कहा कि जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उनको हम कहते हैं सर ग्रह कहते हैं, और ग्रहों के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उनको हम कहते हैं सैटेलाइट उपग्रह कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं जो जिनको हम ग्रह कहते हैं, उनके उपग्रह नहीं है, उनके उपग्रह नहीं है। वो हैं हमारे बुध और शुक्र हो जाएंगे। बुध दोस्तों एक ऐसा जो है वो आपके सूर्य से सबसे पास में है। क्या बताओ? सबसे पास में है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल है। फिलहाल अभी हम बात करते हैं केवल क्वेश्चन नंबर 24, तो आंसर बी हो जाएगा जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। राइट आंसर बी के साथ जाएगा। हम अभी बात भी करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन गर्म है? गर्म सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। कौन सी अधातु? 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और जो भी बच्चे कोई भी स्ट्रीम से हो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव है? भाई अधातु भी द्रव हो सकती है, बताओ। बड़ी अजीब बात है। जी हाँ, हो सकती है। एक ही है वो अपवाद है। वो कौन सा है सर? ब्रोमीन है। ठीक है, ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में, लिक्विड में है। समझो इस चीज को, बहुत ही गजब की बात है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि भैया चलो ठीक है, अधातु ब्रोमीन जो है ना वो द्रव में है। चलो एक और बता दो, अगर यहाँ पर धातु होता, धातु द्रव में एकमात्र कौन सा अपवाद है? तो अगर धातु पूछे ना तो पारा हो जाएगा। पारा, इसको हम कहते हैं सर क्विक सिल्वर कहते हैं। इसको हम क्विक सिल्वर कहते हैं, याद रखना है। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अधातु द्रव पूछे तो ब्रोमीन लगाना है, जब धातु द्रव पूछे ये लिख लेना है तो आपको पारा लगाना है। नहीं तो आप गलत करके आओ, ब्रोमीन पारा इकट्ठा मिलेगा। नहीं तो ये इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन पेपर बनाने वाला तो इतना होशियार होता है, वो इकट्ठा देता है, तो फर्क नहीं कर पाओगे आप। तो धातु द्रव कौन सी है? एकमात्र वो है पारा, इसको क्विक सिल्वर कहते हैं। और अधातु कौन सी है सर? वो है ब्रोमीन, जिसको हम अधातु के नाम से लिक्विड में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। 26 में 2 ऑप्शन लिए हैं केवल। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड होती है? जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं इस पूरे वीडियो को निचोड़ में स्टार्टिंग से जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो निचोड़ में दिया है मैंने आपको। सही बता रहे हैं, एनसीईआरटी का निचोड़ है। बहुत मेहनत लगी है दोस्तों इस वीडियो को बनाने में, सेट करने में क्वेश्चंस का। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इनको देखिए आप। ठीक है, जितने भी गृहणियाँ, जितने भी भाई, जितने भी बहनें आई हैं यहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना राज्य जरूर मुझे लिखें, जिससे कोई भी दिक्कत ना आए और हम आपके कमेंट्स को रात के 12 बजे के बाद सारे वॉच करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी है सर? 332 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में 2 ऑप्शंस लिए हैं। अब यहाँ से 2 ऑप्शंस लिए हैं, मैं बताऊंगा 4 क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। राइबोसोम, लाइसोसोम, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ना साहब, वो जाएगा आपका लाइसोसोम जाएगा। बच्चे करें सर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेंगे।
एक क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोशिका की बात आई है तो कोशिका एक वर्ड यूज हुआ है, इसका क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, तो वो हो जाएगा रॉबर्ट हुक, याद रखिएगा रॉबर्ट हुक हो जाएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आएगा कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकांड्रिया को कहते हैं। किससे सर, माइटोकांड्रिया को कहते हैं, याद रखना है। ऊर्जा ग्रह माइटोकांड्रिया, उसकी इंग्लिश है पावर हाउस माइटोकांड्रिया। अगर पूछे आत्महत्या की थैली तो लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। याद हो गया, कोशिका की सबसे पहले अगर जानकारी किसने दी तो रॉबर्ट हुक के साथ चला जाएगा। बहुत बड़े 28 की बात करेंगे, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए दोस्तों, हंसाने वाली जो गैस होती है ना उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। हम जब भी बात करते हैं तो दोस्तों ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी आपकी गैस काम करती है, आप सभी को पता है। और ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा सर, 2 के साथ चला जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है एसिड रेन में भी उत्तरदायी होती है, या सर एसिड रेन अम्लीय वर्षा में भी उत्तरदायी होती है। फिलहाल ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के 2 ऑप्शन लिए हैं। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, ध्यान दीजिएगा, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है आपको बताना है फटाफट। लोहा का है, एल्यूमिनियम का है, किसका है बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ना साहब, वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलत है। एल्यूमिनियम की बात करें तो दोस्तों बॉक्साइट की बात होती है, बॉक्साइट की बात होती है। आपको हम मोर की आवाज़ सुनाते हैं, सुनाई पड़ी, हाँ जी। बहुत ही मैं प्रकृति के सौंदर्य में बनाता हूँ वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, आजकल मोरों की आवाज़, कोयल की आवाज़ कहीं नहीं मिलती है, तो मैं बनाता हूँ आपको सुनाने के लिए। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे शहर से होंगे, उनको नहीं दिखता होगा, लेकिन मेरे सामने सब कुछ रहता है, ठीक है। याद रखिएगा, फिलहाल तो अभी तो नहीं है क्योंकि शाम ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 29, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। लोहा की बात होती है, लोहे को कहते हैं हम सर एफई कहते हैं, ठीक है, एफई कहते हैं। और एल्यूमिनियम की बात करें दोस्तों, तो एल्यूमिनियम की बात करेंगे, एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम को हम बॉक्साइट का प्रमुख स्रोत मानते हैं, बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। फिलहाल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, है ना जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, 2 ऑप्शन 30, किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। 2 ऑप्शन हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रोटोजोआ, कवक। तो राइट आंसर भैया मारना है ऑप्शन नंबर आपके पास है, 2 ही ऑप्शन दिए हैं, दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। किस संघ को जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है, तो दोस्तों वो कहा जाता है प्रोटोजोआ को। किसको, प्रोटोजोआ के साथ जाएगा। प्रोटोजोआ से क्वेश्चन बनता है आपका, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है, तो हमेशा क्वेश्चन पूछता है मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है। कवक आपका, कवक हुआ आपका, जीवाणु हुआ, ये सर कैसे होते हैं, ये सर अपघटक करता होते हैं, अपघटन करता होते हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करो, मजा आने वाला है। जितने भी बच्चे न्यू हैं समझ लीजिएगा कि टेंशन लेने की बात नहीं, आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। आपका परिवार और हमारा परिवार कोई अलग नहीं है, आप हमारा परिवार है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 में 4 ऑप्शन लेते हैं। निम्नलिखित में से सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे लिखता हूँ कि सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर आएगा मरकरी है, क्योंकि बुध है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या बुध हो सकता है आंसर, क्या हो सकता है, जी नहीं। सूर्य के सबसे पास में ग्रह है बुध, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य के सबसे पास में ग्रह तो है बुध तो यहां पर भाई गर्म भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, याद रखिएगा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा। यहां पर परिक्रमण काल के ऊपर डिपेंड करता है, हम पूरा फिगर सहित आपको समझाएंगे। सबसे पास में शुक्र है पृथ्वी के, सबसे सूर्य के पास में है बुध। गर्म ग्रह पूछे तो आप शुक्र मारना, नहीं तो बुध मार के चले आओ, ये बहुत गलत करते हैं बच्चे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सांझ का तारा, भोर का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी शुक्र को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या बात है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है, प्रैक्सिमा सेंटोरी, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, तो भैया राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। भाई ये सारी चीज अगर आप देख रहे होगे तो कहीं ना कहीं बहुत दूर है, लेकिन चंद्रमा एक ऐसा है ना, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसको हम जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं, वो चंद्रमा है। चंद्रमा आपका सबसे पास में है, ये याद रखिएगा, नहीं तो आप शुक्र को लगा के चले आओ, सूर्य तो बहुत ही ज्यादा दूर है। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, 33 स्क्रीन पर ये रहा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है, शुक्र है मेरे पास, शनि है मेरे पास, मंगल है मेरे पास, वरुण है, तो भैया आंसर तो आपने क्लिक कर ही लिया होगा। और अगर मैं आपसे कहता हूं साहब कि भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ना, वो मंगल के साथ चला जाएगा। इसके 2 उपग्रह होते हैं, कौन सर, एक होता है सर फोबोस और एक होता है सर डीमोस भी होता है। क्या होता है साहब, फोबोस और डीमोस होता है। और हम ये कह सकते हैं कि रेड ग्रह किसकी वजह से, अगर पूछे कि भाई लाल ग्रह किसकी वजह से कहा जाता है, तो वहाँ की जो मिट्टी है ना साहब, वो लौह ऑक्साइड की बात, फेरस की बात होती है। लौह ऑक्साइड की वजह से उसका
लाल रंग का कारण होता है। फिलहाल ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 लेते हैं, कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस किस शहर में फैला था सर्वप्रथम? वुहान शहर में, नैरोबी शहर में, न्यूयॉर्क शहर में। यहाँ से बनेंगे 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन दिमाग में रखना। कोरोना वायरस की बात करें तो दोस्तों इसका नाम रखा गया है, ऑफिशियल नेम है कोविड-19। कोविड का मतलब है कोरोना, और विड का मतलब है, वी का मतलब है वायरस, और डी का मतलब है डिजीज, 19 का मतलब है 2019 में आया था, इसलिए कोविड-19। तो क्वेश्चन कभी भी आ सकता है एग्जाम में, चल रहा है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जरूरी नहीं करंट अफेयर्स हो, ये क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, जीएस का क्वेश्चन बन चुका है। कोरोना वायरस किस शहर में फैला था सर्वप्रथम? अब बात आती है ऑप्शन की, तो वुहान शहर, क्योंकि इसने तो नींद और चैन उड़ा के रख दिया है सब, ठीक है ना, और पता नहीं क्या होने वाला है। और राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। एक क्वेश्चन हो गया। देश पूछे तो भैया कलंकित देश चाइना, क्या है सर? कलंकित देश चाइना। और दूसरा अगर पूछे आपसे नैरोबी शहर, तो नैरोबी शहर में है आपका यूएनईपी का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। न्यूयॉर्क शहर में है आपका यूएनडीपी का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो दोनों में फर्क आप समझ गए, तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर वुहान वाला। क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का गुणा क्यों होता है? अब देखो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा अलग लिखा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बताओ, पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु इतने केजी की है तो चंद्रमा पर कितने केजी की होगी? ये बताओ। यहाँ के गुरुत्वाकर्षण के अलावा पृथ्वी चंद्रमा पर क्या होगा गुरुत्वाकर्षण? तो 1/6 होगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा 6 गुना कम है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा 6 गुना कम है, मतलब 6 गुना ज्यादा है पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा से, या कहें कि 1/6 है चंद्रमा पर, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है 1/6 वाला ऑप्शन लगाना है या 6 गुना वाला ऑप्शन लगाना है, यही याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं अभी आपको क्वेश्चन पिछली बार क्या पूछा गया था मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पृथ्वी पर अगर कोई 60 केजी का आदमी है, वो चंद्रमा पर अगर जा रहा है तो वो कितने केजी का हो जाएगा? भाई 60 किलो का आदमी, जैसे 60 केजी के आप हो, और जैसे ही आप चंद्रमा पे जाओगे ना, पक्का आपका वजन कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, हो सकता है बढ़ जाए। तो आपको क्या याद रखना है कि चंद्रमा पर वजन आपका 1/6 हो जाएगा। चाहे जितना आप ले जाओ, जैसे 80 ले जाओ तो उसका 1/6 कर दो, चाहे आप 60 ले जाओ, तो पिछली बार 60 आया था, तो 60 केजी वजन पृथ्वी का चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, यानी चंद्रमा पर आदमी केवल 10 किलो का रह जाएगा। चाहे जितनी वजन बड़ी चीज ले जाओ, जैसे अगर आप 120 केजी की चीज लेके जाओ ऊपर, 120 केजी की, और ऊपर आप ले जाओगे 6 की, तो 6 दूनी 12, केवल आपको क्या लगेगा? 20 किलो का रहेगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण 1/6 है। तो राइट आंसर जाएगा। यहाँ पर सारी चीजें आपको बता दी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो, बहुत उम्मीद है आपसे कि भाई आपका सिलेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। हमने आपसे कहा था कि न्यूटन की बात करें तो सर गुरुत्वाकर्षण की बात आती है, आइंस्टीन की बात करें तो सर E = mc² दिया था, ठीक है। और अगर हम आपकी बात करें कॉपरनिकस की बात करें तो भैया कॉपरनिकस जो है ना, वो राइट आंसर बच्चे कह रहे हैं सर कॉपरनिकस के साथ बिल्कुल चले जाएंगे। सर्वप्रथम खोज की थी भाई पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, एक तो भैया परिक्रमण और एक होती है परिभ्रमण। जो अपने ही अक्ष पर जो है लट्टू की तरह घूमती है उससे दिन रात होते हैं, जो सूर्य के चक्कर लगाती है उससे ऋतु परिवर्तन होते हैं। फिलहाल राइट आंसर जाएगा सी के साथ। और चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 से बनेंगे 2 क्वेश्चन। कहता है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन एक आता है कि अर्धरात्रि वाला देश किसे कहा जाता है? अर्धरात्रि सूर्योदय वाला देश किसे कहा जाता है? तो हम कहते हैं नॉर्वे को। पहला क्वेश्चन। अब नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? क्योंकि यार 66 डिग्री पर कोण की बात होती है, वहां पर झुका हुआ है तल, और यह जो होता है सर 21 जून को होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 21 सी के साथ चला जाएगा। जब भी हम बात करते हैं, एक और आपको 21 जून से याद रखना है, 0 डिग्री पर दिन और रात बराबर होते हैं। ऊपर होती है कर्क रेखा, इस पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है क्योंकि सूर्य लंबवत चमकता है जून में। और 22 दिसंबर को बात करते हैं हम, तो मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से भी 21 के साथ चला जाएगा। ये अलग क्वेश्चन था, वो अलग क्वेश्चन था, तो दोनों को रिलेट करके याद करवा दिया है। तो राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे 38, ये रहा। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ठोको लाइक यार, लाइक ठोको यार, बहुत मजा आ रहा है यार, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, लाइक तो ठोको यार, जिससे पता चल जाए यार, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि वीडियो पसंद आ रही है। लाइक तो वीडियो को आने से पहले ही हो जाते हैं, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही अनलाइक हो जाते हैं। लाइक आपको पता है, कुछ बच्चे पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपना परिवार है सब, ठीक है। बात करें 38, सूर्य के सबसे पास देखो 2 क्वेश्चन बनेंगे, 38 और 39, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो वो हो जाएगा आपका बुध हो जाएगा। और यही जो सबसे पास में होता है वही सबसे तेजी से चक्कर लगाता है, और बुध लगा लेता है 88 डेज में सूर्य की पूरी परिक्रमा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन बदलते हैं, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? अभी हमसे कह रहा था सूर्य के सबसे पास कौन सा है, तो मरकरी था। अब हमसे कह रहा है पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा है, अर्थ के सबसे पास में कौन सा है, तो वो दोस्तों हो जाएगा आपका शुक्र हो जाएगा। फर्क आप समझ गए? तो जब भी पूछे पृथ्वी तो भैया शुक्र, और इसी वजह से पृथ्वी और शुक्र में समानता पाई जाती है। भगनी कहा जाता है, बहन कहा जाता है पृथ्वी का, और इसी को हम मॉर्निंग स्टार्स, इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो गर्म ग्रह की श्रेणी में भी आता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर
ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, मंगल ग्रह को हम कहते हैं लाल ग्रह, बृहस्पति ग्रह को हम कहते हैं बड़ा, सबसे बड़ा ग्रह और पीला ग्रह। इसका एकमात्र सबसे बड़ा अगर देखा जाए, है तो बहुत सारे उपग्रह, लेकिन इसका उपग्रह जो है ना वो ज्ञानीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ गया। क्वेश्चन नंबर 40, 40 क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन बनेंगे। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, बताएंगे। ऑप्शंस मैगलन है, अमेरिगो वेस्पुची है, पियरी है, एडमंड सेन है। बहुत बढ़िया, एडमंड सेन लिखा होता है, कभी कभी एमंड सेन लिखा होता है, तो दोनों में आपको एक ही चीज़ें याद रखनी है। अब बात आती है 40 क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ना साहब, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मुझे पता है आप सी लगा रहे हो, लेकिन यार याद रखो ना कि वो साउथ पोल की बात कर रहा है, उत्तरी ध्रुव की बात नहीं कर रहा है। जैसे ही यहाँ पर लिखा होता है ना नॉर्थ, वैसे आप पियरी लगा देते, आप मात खा गए सब, आप देखा नहीं सर आपने, है ना। तो यही छोटी छोटी गलती आप करते हो। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, 41 से लेकर 50 तक बहुत अच्छी तरीके से वॉच करेंगे। साइटोलॉजी कहलाता है फसलों का अध्ययन, जीवाणु का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन। देखो जनसंख्या से क्वेश्चन आता है डेमोग्राफी। जो डेमोग्राफी है ना, ये जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। एक होता है ओंकोलॉजी, कैंसर का अध्ययन होता है। ऐसे ही कोशिका का अध्ययन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साइटोलॉजी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सर, सी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, पैराक्सीसोम में, माइटोकाइंडिया में। बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, उम्दा सर, बहुत अच्छे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, प्रकाश संश्लेषण होता है, वो चला जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट में। ये सब पौधों, उत्पादक, पादप, ये सभी उसमें ही प्रवृत्ति होती है। जल इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश इंपॉर्टेंट है। पत्ते क्यों हरे होते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से। पत्तों में क्या पाया जाता है, Mg पाया जाता है या Fe पाया जाता है। मनुष्य में Fe पाया जाता है, लोहा, और पत्तों में Mg मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। कौन सा निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है दोस्तों, प्रोटीन का होता है, एंजाइम हमारे खाने को पाचन को बढ़ाते हैं, हार्मोन की बात करते हैं, लेकिन विटामिन ए का जो है हमारे शरीर में नहीं होता है, तो बाहर से हमें ली जाती हैं। विटामिन ए तो हम लेते हैं, जैसे हरी सब्जियां। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और रोग होता है रतौंधी, है ना, रतौंधी होता है ना। आप कहोगे सर ना विटामिन ए हम विटामिन लेते हैं, इसका निर्माण शरीर में नहीं होता है, ये तो हमारे ऊतकों के लिए, वृद्धि के लिए सहायक होता है। ऑप्शन नंबर क्या होता है सर, ए के साथ चला जाएगा। याद रखेंगे, विटामिन ए सबसे ज्यादा शरीर में कहां पर संचित होता है, यकृत में विटामिन ए संचित होता है, लीवर में, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 44, एड्स होता है विषाणु से, कृमि से, फफूंद से, जीवाणु से। फटाफट लगाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एड्स की बात करें तो एड्स दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कहते हैं पोलियो हो, एड्स हो, चेचक हो, रेबीज हो, खसरा हो, ये सर कैसे होते हैं सर, ये सर होते हैं आपके विषाणु से। विषाणु की खोज किसने करी सर, इवोन विस्की ने करी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 की खोज किसने करी, बैक्टीरिया की खोज करी है ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है, ये सर आपके ऑप्शंस हो जाएंगे और ये आपकी व्याख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45, कीट जो अपने अंडे जल में देता है, ध्यान दीजिएगा, कीट जो अपने अंडे जल में देता है। तितली की बात करें, घरेलू मक्खी की बात करें, ड्रैगन मक्खी की बात करें, सैंड मक्खी की बात करें, तो भाई अगर हम बात करें कीट जो अपने अंडे जल में देता है वो कहलाता है ड्रैगन मक्खी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। क्या सर, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। और कीट सांस कैसे लेते हैं, वो लेते हैं सर अपने ट्रैकिया सिस्टम से, कोषों से सांस लेते हैं। कोष का मतलब होता है कि गले में ट्रैकिया सिस्टम होता है, मैंने आपको कल ही बताया था। ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। एंटीमोलॉजी हम कीटों के अध्ययन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, यह रहा बहुत ही मजेदार और बहुत शानदार सिंपल क्वेश्चन। ओजोन दिवस मनाया जाता है जनवरी 30 को, अप्रैल 21 को, सितंबर 16 को, दिसंबर 25 को। आज सर कहोगे, आज सर ने तो बहुत मोर की आवाज़ सुनाई है। भाई ऐसे ही सुनाता हूँ आपको, रोजाना सुनाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 46, ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो राइट आंसर जाएगा ओजोन दिवस के साथ 16 सितंबर को। और 16 सितंबर की बात करें तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना है कि ओजोन परत की माप डॉप्सन है। डॉप्सन से हम ओजोन परत को, मोटाई को मापते हैं। ओजोन परत की बात करें तो ये कहाँ पर है, समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फीयर में है। बच्चे को रट गया होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन दिवस, ओजोन से रिलेट करता है। 16 सितंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 47, जवाब लगाइएगा। ऑप्शंस दिए हैं आपके सामने, कह रहा है हाइड्रा, तिलचट्टा, केंचुआ, मछली। निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं, तो भैया आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा फर्स्ट के साथ, हाइड्रा के साथ चला जाएगा। तिलचट्टा की बात करें तो इसको जो है, इसकी गर्दन भी अगर काट देते हो तो कई दिनों तक जिंदा रहता है, तो क्वेश्चन बन सकता है। जीव नहीं होता है फिर भी सांस लेते हैं, एक क्वेश्चन यहां से बन गया। कौन सा किसानों का मित्र कहा जाता है, किसान मित्र कहा जाता है, तो वो बन गया केंचुआ। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो जीव है वो कौन है, वो है सर मछली है। तो ये 4 क्वेश्चन बन गए, याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस को निचोड़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48,
लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहां पर होता है? यकृत, हृदय, प्लीहा, अस्थिमज्जा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहां पर होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा दोस्तों हमारा किसके साथ? हमारा जाएगा अस्थिमज्जा के साथ, यानी बोन मैरो। ध्यान दीजिएगा, लाल रक्त कणिकाओं को हम कहते हैं आरबीसी, इसको ही हम कहते हैं इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट और आरबीसी का जो जीवन काल होता है, कहीं ना कहीं आप ऑप्शन नंबर 120 भी लगाते हो, लेकिन अगर हम सिंपल सी बात करें कि इरेथ्रोसाइट जो है किसका नाम है, तो आरबीसी का नाम है, लाल रक्त कणिकाओं का है। और इसी का उल्टा जो है एक ल्यूकोसाइट होता है, ये किसका है? ये डब्ल्यूबीसी का है। अगर जिसको वायरस जल्दी अटैक करता है, कोरोना हो या फिर सर्दी जुकाम जल्दी होता है, तो वो डब्ल्यूबीसी का कम होना, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम जो है आपका वीक है। प्लेटलेट्स को हम कहते हैं सर थम्ब्रोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं सर? थम्ब्रोसाइट कहते हैं। तो तीनों के नाम आपको मैंने बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा। अगर यहाँ पर निर्माण लिखा होता, यहाँ पर अगर लिखा होता मृत्यु, तो आप क्या लगाते? मृत्यु लिखा होता तो आप तुरंत आंसर बदलकर ऑप्शन नंबर सी लगा देते। मृत्यु होता है स्प्लीन में, यानी प्लीहा में होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यकृत दोस्तों विटामिन ए के लिए जाना जाता है, विटामिन ए संरक्षित रखता है। और हृदय आप सभी जानते हो, कहीं ना कहीं आप ईसीजी की बात करते हो, ईसीजी हृदय से संबंधित है, क्या है? और ईईजी की बात करते हो तो आपका ब्रेन से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है। तो दोनों में फर्क आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 49, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है थायराइड ग्रंथि द्वारा, पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा या हड्डियों के द्वारा? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन शायद मिस हो गया है, मेरे को लगता है। नहीं, मिस नहीं हुआ है, सही है। 48-49, ठीक। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा। जो बच्चे पीयूष ग्रंथि लगा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। पीयूष ग्लैंड जो है आपके मस्तिष्क की बात करता है। फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा। बहुत मेहनत लगी दोस्तों, चिल्लाते चिल्लाते भाई दम चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर में नेक्स्ट क्लास फिर से है। भाई हमारा काम है सिलेक्शन के शिखर तक आपको ले जाना, इसलिए हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी पहली बार जो विजिट करे अपना राज्य मुझे जरूर लिखें, अपना सुंदर सा शहर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तभी तक सब्सक्राइब कर लें जब तक आपका सिलेक्शन मेरिट से जुड़ा हुआ है। बाद में कोई दिक्कत नहीं, अनसब्सक्राइब कर देना, ये कोई नहीं कहता है गाइस, ठीक है? याद रखिएगा, यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक, कभी अपने आप को कम मत समझना। सिलेक्शन होगा भले ही देर लग जाए। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? आंसर हो जाएगा पृथ्वी। लाल ग्रह कहा जाता है? आंसर हो जाएगा मंगल। तो ये याद रखिएगा, ठीक है? मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस, टीमोस, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, जिसको जीवाश्म ग्रह कहते हैं। शनि का टिट्रान और टाइटन, और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं, ना बुध का कोई उपग्रह होता है। बुध सबसे पास में है सूर्य के, और शुक्र सबसे पास में है पृथ्वी के। ये दोनों फैक्ट याद रखना है। राइट आंसर जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर 1 के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम, और C-TET वाली ट्रिक आपको देख लेनी है कि कैसे हम क्रैक करें। उसमें कुछ वर्ड हमने यूज करे हैं, तो C-TET वाला ट्रिक वाला वीडियो जरूर जाके वीडियो के सेक्शन में जाके देखिएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इनकलाब, जिंदाबाद। मुस्कुराते रहेगा, परिवार के साथ समय बिताएगा और ऐसे ही स्वस्थ बने रहेगा। वंदे मातरम। थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रोग्राम करते हैं।